बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ है। मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बतों का मकरूज इसलिए हूँ कि आप इस आवाज़ को जारी और सारी रखने के लिए सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर मेरे वो दोस्त, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम सब्सक्रिप्शन पे जाएं या व्यूज़ पे जाएं तो फिर ये चैनल जारी रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज हूं। आज तारीख है 10 जून 2026 और दिन है बुध का। आज इस बैठक में, इस गपशप में हम मजमूई तौर पे सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कई दफा बताया है कि मेरी कोशिश होती है कि जो थड़े वाली खबरें हैं, यानी चौपालों वाली, थड़े वाली, ढाबों वाली, वो खबरें इसमें ना हों। खबरें इस तरह हों कि आपको फिक्र की दावत मिले और आप खुद डॉट कनेक्टिंग करें। ये काम सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान ने किया। इमरान खान ने क्या कहा इस कौम को? इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क की जो जड़ है फसाद की, बुराइयों की, वो करप्शन है। मसलन आपका एक छोटा सा घर है और आप अपनी अहलिया को 50,000 रुपया देते हैं महीने के लिए कि 50,000 में उसने घर को मैनेज करना है। खुदा न खासा आपकी अहलिया उस 50,000 में से पहले ही 20,000 रुपया अलहदा कर लेती है किसी भी मकसद के लिए, अपने पेके को या मेके को देने के लिए या कुछ और अपनी शॉपिंग करने के लिए। बाकी कितना बच गया? 30,000 रुपया। आपने कितना दिया था? 50,000। अब वो 30,000 में वो क्या होगा उस घर का निजाम? और ये हर महीने, हर हफ्ते ये इस तरह होता जाए तो फिर उस घर का क्या हाल होगा? ये इमरान खान यही मिसाल देते थे कि एक घर कर्ज पे चल रहा है तो वो कब तक चलेगा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि आप तमाम जो है ना वो मजमूई सूरत हाल का जायजा लें। और मैंने आपको कहा आप हिस्सा लिया करें गपशप में। आप जो है वो कमेंट्स में इस गपशप में, इस बैठक में हिस्सा लिया करें कि आपके ख्याल में क्या हल है। अच्छा, फिर लॉन्ग वीडियो का बार बार जो है ना वो गिला होता है। मैंने कहा था कि आपको फजूल लगे तो आप न देखा करें। अब लॉन्ग वीडियो क्यों होती है तो मेरा भरम कायम रहने दें। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, मैं नियाज़ी हूं, सफेद पोश हूं, टीचर हूं, तो उसका भरम कायम रहने दें। अगर आपने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैं अपना वो भरम भी तोड़ दूंगा और आपको बता दूंगा कि वीडियो क्यों लॉन्ग होती है। आज जो पहला मुद्दा है, आज आपको बताना है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या हमारे असल मालिकों ने किस किस पाकिस्तानी को रॉ का एजेंट करार दिया, गद्दार करार दिया, और वो वाकई गद्दार थे या वो रॉ के एजेंट थे। ये जरा फहरिस्त मुलायजा फरमाएं। सबसे पहले जो नाम आता है एक गैर मामूली सियासतदान हस्ब मामूल जिसको हमने जाया किया, वो है हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये गद्दार थे बकौल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। दूसरा नाम किरदार का, मोहब्बत का, मिस फातिमा जिन्ना, ये गद्दार थी। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे, ये मैं कह रहा हूं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक। उसके बाद गफ्फार खान, ये गद्दार थे। अतौला खान मेंगल, ये गद्दार थे। मीर गौस बख्श बिजिंजो बलोचिस्तान से, ये गद्दार थे। खैर बख्श मरी, हमारे बुजुर्ग, ये गद्दार थे। नवाब अकबर खान बुकटी बलोचिस्तान से, ये गद्दार थे। जीएम सैयद, ये सिंध से थे, ये गद्दार थे। खान अब्दुल वली खान, ये केपीके से थे, ये गद्दार थे।
जुल्फकार अली भुट्टो ये सिंध से थे, ये गद्दार थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिंध से थी और गद्दार थी। इल्ताफ हुसैन कराची से थे और गद्दार थे। खान महमूद खान अचकजई पख्तून है, बलोची हैं और ये गद्दार हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ आप जानते हैं 3 दफा के वजीर आजम, पंजाबी हैं, गद्दार हैं। और इमरान खान 20 साल तक क्रिकेट के मैदानों में खिदमत की, वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा शौकत खानम अस्पताल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई और ये गद्दार हैं। और बहुत से दूसरे जो तारीख राहों में मारे गए। नोट, तमाम रेफरेंस बुक्स, मैगजीन, जरायद, अखबारात का रिकॉर्ड मेरी लाइब्रेरी में महफूज है इन लोगों का। अच्छा, एक बात आप महसूस करें, जो मैं आपको दावत देता हूं, इसमें किसी जर्नैल का नाम, हालांकि खुद ये कई लोगों को सजा दे चुके हैं, इसमें एडमिरल मंसूर उल हक का नाम, जिसने आबदोजों के सौदे में मिलियंस खाए, अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, इसमें किसी ऐसे का नाम नहीं है। ये लिस्ट आपके सामने, अब यहां से आप जो है ना वो देख को चख लें, यहां से अब देख को चख लें कि हमारे साथ 78 सालों में क्या हो रहा है। कल इमरान खान की बहन अलीमा खान वो पहुंचती हैं अडयाला जेल, बहुत कम तादाद में लोग थे, लेकिन वहां पे एक नया ड्रामा होता है। वहां पे ड्रामा होता है कि मुश्ताक गनी साहब, ये साबका स्पीकर रहे हैं केपी के असेंबली के, इमरान खान ने इसके सर पे हाथ रखा, ये स्पीकर बन गया। और फिर अब इनको इख्तलाफात हैं जो है ना वो सुहेल आफरीदी से। ये बताया जा रहा है 25 से 35 लोग हैं और उनका मौकिफ है कि अगर अली अमीन गन्नापुर को दोबारा वजीर आला आईनी अदालत लगा देती है तो हम उसकी हिमायत करेंगे। बस यहां से आप सारी कहानी समझ जाए। और मौकिफ क्या है? मौसूफ का मौकिफ ये है कि जी सुहेल खान आफरीदी वो इमरान खान को रिहा कराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये हमारा इख्तलाफ है। जनाब को कभी आपने देखा कहीं पे मुश्ताक गनी को, या इसके साथ वो 35 जाहिर है मंडी लग गई होगी सिंध हाउस की तरह, उनको इख्तलाफ है कि सुहेल आफरीदी कुछ नहीं कर रहे। उन 35 को कभी आपने देखा? उन 35 ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली अपने आप को। अडयाला जेल के सामने वो मलंग बन गए, उन्होंने तंबू लगा लिया। लेकिन आपको पता है ये खेल किस तरह खेला जाता है, कौन खेलता है, किसकी पिच पे खेलता है। ये वही बहन मौजूद थी वहां पे, थोड़े से लोग थे, लोगों ने फोटो खिंचवाए। और इसलिए हमारा जो पहला मुद्दा है ना, पहला मुद्दा, 4 मुद्दे हैं आज हमारे। जो पहला मुद्दा है, पहली दफा सीरियसली मुझे खतरा महसूस होता है, मुझे डर महसूस होता है कि इमरान खान को मार दिया जाएगा। जो मारने की जो है ना वो प्लानिंग हो रही है। अब आप कहेंगे क्यों? मैं समझता था कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, ये इस हद तक नहीं जाएंगी, लेकिन अब इनको किसी नतीजे की परवाह नहीं है, किसी नतीजे की, जिस तरह याह्या खान को नहीं थी। टिक्का खान ने बंगाल पहुंचकर कहा था, आई वॉन्ट बंगाल नॉट बंगालीज, किल देम बास्टर्ड्स। ये टिक्का खान ने कहा था, बंगाल चाहिए, बंगाली नहीं। मार दो हरामियों को। मार दिया। क्या हुआ? किधर है टिक्का खान? बाद में गवर्नर पंजाब बना, उसका नाम है इस लिस्ट में? नहीं है। याह्या खान का नाम है इस लिस्ट में। यानी पाकिस्तान टूटने की रात को उसने रेडियो पाकिस्तान पे फोन किया और फरमाइश की कि कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, वो गाना लगाया जाए। उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान का नाम है। इसके बारे में हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट में पढ़े। इसमें गुलाम उमर का नाम है, मेजर जनरल का। उस दौर के 6 करोड़ रुपया खा गया। याह्या ने इलेक्शन को तितर बितर करने के लिए दिया था, उस दौर में 6 करोड़। उसका नाम है
नहीं है। तो अब वाकई डर लगने लग गया है। पहले ज़हन में था, आपके ज़हन में था, मेरे ज़हन में था कि इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा कि जी लोग बाहर निकल आएंगे, ये परेशान होंगे, खुदा न खास्ता मुल्क की किसी सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जब कोटली में जख्मी, कोटली अस्पताल में जख्मी ले जाए गए, उन जख्मियों का पीछा किया गया, उन जख्मियों को मार दिया गया, जख्मियों को जब लोग लाशें लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने अमानतन जो है वो दफना दिया है, तो बाकी क्या बच जाता है। यानी हमें क्या कहा तालीमात ने कि एक इंसान को कत्ल करना वो तमाम इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। यहां तो रोज हो रहा है। यानी खुदकुशी वाले, भूख वाले, बेरोजगारी वाले वो तो छोड़े, जो डायरेक्ट गोलियों से मर रहे हैं। रावला कोट के बारे में जो दादुशुमार आ रहे हैं, कोटली के बारे में जो आ रहे हैं, वो तो हैरान कौन है, हैरान कौन। तो अब ये सीरियस थ्रेट, यानी ये हमारी बहुत जबरदस्त सहाफी हैं समीना पाशा, उन्होंने भी इजहार किया है इस बात का कि यानी 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लूट लिया गया। इन्होंने नतायज की परवाह की कि इसकी क्या नतायज निकल सकते हैं। वो तो लोगों ने पैरा नहीं दिया, हो गया। जीबी का इलेक्शन इन्होंने लूट लिया, नतायज की परवाह की। कितना हसास जो है ना वो इलाका है, नहीं की। तो यहां पे क्यों परवाह की जाएगी, क्यों इमरान खान के मामले में क्यों परवाह की जाएगी। तो ठीक है, अतौला खान मेंगल ने एक दफा कहा था कि भुट्टो को यूं लटका दिया गया जिस तरह एक चूहे को लटकाते हैं। भुट्टो भी मामूली शख्स नहीं थे। तो क्या हुआ आपके सामने, पीटीआई की सूरत हाल आपके सामने। हां, वर्कर जुड़ा हुआ है इमरान से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो क्यादत है वो आपके सामने है। तो पहली दफा पाकिस्तान के हालात देखकर ये महसूस हो रहा है। फिर इमरान खान की कंडीशन, उनकी उम्र 74 साल, उनकी आंखें, गर्मी आपके सामने है। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं कि कितनी गर्मी है। बकौल इमरान खान के उनका सेल ओवन बन जाता है, हीटर बन जाता है जून जुलाई में। तो ये इमरान खान को मार सकते हैं, ये इमरान खान को कत्ल कर सकते हैं। अब इसमें कोई दो आरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि नताइज की परवाह नहीं है। इन्होंने जहाजों का बंदोबस्त पहले कर रखा है, अवाम का ये टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक कर चुके हैं कि जो मर्जी ये करें कुछ भी नहीं होता। यानी 258 से 425 रुपए पे पेट्रोल चला गया, दुनिया की किसी मुल्क में नहीं गया। तो क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये बार बार जो है ना वो तजर्बे करके थोड़ा सा एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे। तो ये अब सीरियस थ्रेट पैदा हो गई है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा, उन्हें जहर दिया जाएगा या उन्हें स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी की जा रही होगी। ये मुसाद का तरीकाकार है। मुसाद से पहले ये हसन बिन सबा का ये तरीकाकार था। बहरहाल अब ये सीरियस थ्रेट जो है वो पैदा हो गया है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब जो अगली खबर है वो खबर ये है कि खुले नारे लग रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, खुले नारे लग रहे हैं। इंडिया उसकी कवरेज कर रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो है वो वर्दी है। क्या रह गया, जो वो पर्दा था वो भी क्या। अब बरतानिया में कौन से नारे लगे हैं पता है, पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद। क्योंकि मीडिया दिखा कुछ नहीं रहा। मीडिया का ये काम होता है, मीडिया डॉग वॉच होता है, वॉच डॉग होता है। मैंने आपको बताया कि जो सहाफी होता है ना या जो मीडिया होता है, अपोजिशन उसकी डार्लिंग होती है, हुकूमत नहीं। अपोजिशन डार्लिंग होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है कि जिस आलिम को देखो कि वो उसका बादशाह के पास आना जाना है तो उससे इल्म हासिल न करो, उससे कोई बात न सीखो, वो नाकिस होगी। तो ये तो
जो 50 चैनल हैं या 60 चैनल हैं, इनको नौकरियां भी वही दिलवाते हैं, इनको ऑन एयर भी वही करवाते हैं। और इनकी कोई ये जो सेठ हैं, ये कोई मीडिया थोड़ी ही है, ये तो धंधा है। और वो कहा था ना जियो के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा धंधा है, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, धंधा है हमारा। ये तो लाहौर के एक बाजार में धंधा है, एक जो कस्बी है उसका धंधा है। एक आम आदमी के लिए बड़ा अजीब लगता है कि जिस्म बेचना पैसे लेकर, लेकिन उसका रोज का काम है, इनका रोज का काम है फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। ये जियो के मालिक ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये हमारा धंधा है। तो ये धंधा है, ये कोई जर्नलिज्म है? ये इन एंकरों को आप कौम का खैर खा समझते हैं? किस बात की 50 लाख तनख्वाह सुहेल वड़ाइच की और तलत हुसैन की? तो बहरहाल मीडिया जो है उन्होंने मुर्दाबाद। अगली खबर देखें, अगली खबर यह कि कामरान खान, आप जानते हैं तस्मों से बंधे हुए हैं और जो है ना वो फौजी तस्मों से ये कहते हैं कि जी बजट नहीं बन रहा। मैंने भी आपको बताया बजट नहीं बन रहा। एक तो पैसे नहीं है, पहली बात कि इतने पैसे इसके लिए रखे जाएं, इतने पैसे इसके लिए रखे जाएं, एक बात। दूसरी बात यह कि वफाक ज्यादा पैसे लेना चाहता है, जो सूबों को वो देता है ना, कि उनमें से 1700-1800 अरब सूबों से काट कर, सूबों की हालत पहले आपके सामने है, उससे काट कर वफाक को दिए जाए, उसमें दिफा पे खर्चा किया जाए और फलां खर्चा किया जाए। जिस मुल्क से बजट न बन रहा हो, जिस मुल्क का वजीर खारजा वो बजट बना रहा हो, और जिसके वजीर खजाना के बारे में मोहसिन बेग कहे कि वो कूलर भर के लाता है मशरूब मगरिब का, सारा दिन पीता है दफ्तर में और सारी रात वहीं पे पीठ एक्सित की तरह लंबा पड़ा रहता है वजीर खजाना, ये मोहसिन बेग कह रहा है। तो आप अंदाजा कर लें कि उनकी क्या कंडीशन होगी, बजट की क्या कंडीशन होगी, औरंगजेब साहब की ज़हनी हालत क्या होगी। बहरहाल उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है ना शौकत मीर और ये जो लोग हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, 1 करोड़ रुपए का जो है वो इनाम रख दिया गया है। और मजे की बात क्या है कि वो लोगों में मौजूद हैं, वो लोगों में मौजूद हैं और वो क्यादत कर रहे हैं। तो फिर लोग पकड़कर उनको दे दे, 1 करोड़ रुपए ले। कल एक मिलिट्री टाउट कहता है टीवी पे कि मुझे पता ही नहीं था कि कश्मीर में 20 किलो जो आटा है वो 2000 का मिल रहा है और बिजली 3 रुपए यूनिट मिल रही है, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। फिर उसको जवाब दिया है एनकीडो रिबॉर्न ने, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। ये जवाब आप मुलाहिजा फरमाएं। आखिर कश्मीरियों को आटा 2000 रुपए मन मिलता है, मन, मैं 20 किलो कह गया। बिजली का यूनिट 3 रुपए का मिलता है, ये उमर चीमा कह रहा है। अब जवाब सुने, मखे कश्मीर के नाम पर तुमने 7 लाख फौज बना ली। किस नाम पर यह फौज बनी? सबसे पहले कश्मीर के नाम पर 200 अरब डॉलर्स की सल्तनत खड़ी कर ली, अंपायर खड़ी कर ली। क्या यूरिया, क्या शुगर, क्या तेल, क्या बिस्किट, क्या डाइपर, क्या ऑलवेज, सारे खुद खड़ी कर ली। कश्मीर के नाम पर 5 अरब रुपए का रिटायरमेंट पैकेज, 5 अरब, सुना है कभी? यानी ये असतूर ने पहले कहा था कि एक जर्नल अरबों में पड़ता है रिटायरमेंट के बाद, अरबों में कमाई, हासिल हसूल। क्या करता है वो 3 साल में सिवाय साजिशों के, हुकूमतें गिराने के, टांग अड़ाने, अरबों में। ये कह रहे हैं कि 5 अरब, 5 यार रिटायरमेंट का पैकेज, 5 अरब बैंक में खाली रखवा दिया जाए ना, मेरा ख्याल है मंथली आपको कोई 50-60 करोड़ रुपए मिलेगा। और इसमें सिर्फ ये नकद है, इसमें जो मुरब्बे हैं, जो प्लॉट्स हैं, जो 97 कनाल की कैंट में बाजवा ने कब्जा कर लिया पिंडी में, वो तो है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं। ये नौकरी के दौरान जो कुछ होता है ये रिटायरमेंट पैकेज है, पैकेज ले लिया। कश्मीर के नाम पर 4 मार्शल लॉ लगा दिए, कोई शक नहीं है कश्मीर के नाम पे लगे।
4 मार्शल लॉ कश्मीर के नाम पे लगा दिए। कश्मीर के नाम पर गोल्फ क्लब, DHA, प्लाजे क्लब बना लिए। कश्मीर के नाम पर पापा जॉन्स खोल लिए, जजीरे खरीद लिए। आखे आटा और बिजली ये याद है, इधर याद नहीं है। यानी आप कहीं भी चले जाएं, किसी मैच में चले जाएं, किसी गोल्फ कोर्स में चले जाएं, और वो जो जमीन है ना, वो फी कनाल वो 5 रुपए महीना पे ली हुई है हुकूमत से। 5 रुपए, 10 रुपए फी कनाल, फी एकड़ 500 रुपए ली हुई है। कोई कुछ करके देखे। और सारा पीछे मुद्दा क्या है? कश्मीर। कश्मीर को आजाद करवाना है, लाल किले पर झंडा लगाना है। कौन सा लाल किला, कौन सा कश्मीर? वो चिनाब सूख गया, रावी सूख गया, सुतले सूख गया। उनको कोई अता पता नहीं है कि सांसें कब बंद करनी है। अगली खबर पे चलें। अगली खबर ये देखें, बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल सस्ता हो गया है, क्योंकि अब पता चल गया है कि अमेरिका फुटबॉल वर्ल्ड कप को बचाने के लिए मजीद हमला नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था ये ऐसा वर्ल्ड कप होता है जिसको 1 अरब इंसान देखते हैं, वो अमेरिका में हो रहा है। अब अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो हमला करे या कोई नई शैतानी करे। तेल नीचे आया है, पाकिस्तान में वही है। मैंने आपको बताया ना, मौका मिल गया, ये मौका मिल गया इनको। इन्होंने शुक्र पड़ी, ईरान और अमेरिका की जंग लगी, शुक्र पड़ी। मिनाप में 167 लड़कियां शहीद हुई, इन्होंने शुक्र पड़ी कि हमारे तो दिहाड़ियां लग गई। जिस तरह वो हमारे इलाके में ना, अल्लाह माफ करे, फौतगी हो जाए घर में तो मुख्तलिफ घरों से रोटियां आती हैं। हमारे यहाँ अभी भी रिवाज है, पड़ोसी रोटियां भेजते हैं, रिश्तेदार भेजते हैं, देगे आती हैं। तो ये उनका यही हाल है कि ठीक है जी, माँ मरे तां भी रोटियां, अब्बा मरे तां भी रोटियां, ईरानी मरे, अमरीकी मरे, सऊदीया पे हमला हो, हमने तो लेवियां बढ़ा दी हैं। हमें तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिल गया है। गिलगित के नताज रोक दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ी बातें की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, रिजल्ट रोक दिए। मैंने आपको इब्तिदाइया में बताया कि क्यों अब डर लगता है इमरान खान की जिंदगी के हवाले से, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका यानी इंसान, आम इंसान छोटी छोटी बात पे पहले उसके नतायज पे गौर करता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, मैंने ये कर दिया तो। लेकिन जहां कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी नतीजा निकले, हमें क्या, अदन चले जाना है। अगली खबर पे है। अगली खबर क्या है ये अब सुने। 7,000 लोग विजिट वीजा पे अजरबैजान गए, वापस नहीं आए। 10,000 स्टूडेंट वीजा पे बरतानिया खिसक गए। 580 बेलारूस खिसक गए। मैंने आपको एक दफा कहा था कि डर की वजह से नहीं या किसी और वजह से नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं किसी आजाद मुल्क में जाऊं, आजाद मुल्क में, किसी खूबसूरत मुल्क में, जहां पुलिस मेरा एहतराम करे। बाबा शफाक लिखते हैं ना कि मैं इटली की अदालत में दाखिल हुआ तो आवाज आई, टीचर इन दी कोर्ट। सारी अदालत खड़ी हो गई, सारी अदालत, और जज साहब भी खड़े हो गए। और जज ने इसरार किया कि टीचर से गलती हो ही नहीं सकती, टीचर गलती नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं सारी कार्रवाई के बाद पूरा अमला और जज मुझे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए। मैं चाहता हूं किसी ऐसे मुल्क में जाऊं, डर की वजह से नहीं, अयाशी की वजह से नहीं, सांस लूं, लंबे लंबे सांस लूं। और वहां पे 1 महीना 15 दिन वसाइल नहीं है मेरे कि मैं किसी आजाद मुल्क महसूस करूं, मेरी रूह महसूस करे कि मैं आजाद हूं। मैं यहां पे सांस ले सकता हूं, बोल सकता हूं, हंस सकता हूं खुल के, लतीफा सुन सकता हूं, लतीफा सुना सकता हूं,
یہ لوگ یہ اپنی مرادیں پا گئے، منزلیں پا گئے، کیونکہ جہنم بن گئے پاکستان، ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ پاکستان جہنم بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بحث چھڑی ہوئی ہے، جامی صاحب ہیں گولڑا کے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہا ہے تو بحث چھڑ گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بحث چھڑنے والی ہے، یہ سوال کرنے والا ہے کہ کون صدیق اکبر ہے مولا علی کے علاوہ، کون فاروق اعظم ہے مولا علی کے علاوہ؟ یہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے۔ جس شخص نے ایک دن کفر کی حالت میں سانس نہیں لیا، ان کے علاوہ کون ہے؟ یا آپ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ جو علماء تلواریں تیز کر کے نکل آئے ہیں، کیا خود کہتے ہیں وہ ہمارا کیا مقابلہ، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا مقابلہ علی سے، ہمارا کیا مقابلہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے صدیق اکبر، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے؟ فاروق اعظم ان سے کون بڑا، ان سے بڑا فاروق اعظم ہے، تو بحث ہی لا حاصل ہے۔ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ منیر نیازی نے کہا تھا سوال ہی غلط ہے، مولا علی صدیق اکبر ہے، مولا علی فاروق اعظم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، حالانکہ کھوکھر برادری سے ہے، کھوکھر برادری پنڈی میں یا لاہور میں، آپ جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی، میں نے آپ کو بتایا، کھو چکا ہے۔ ہم اس لیے ٹی وی پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ کلپ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اور ہمارا موقف لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بڑی پتے کی بات کی ہے، کیونکہ ان کی ریٹنگ تو ہے نہیں، یہ اپنے کلپ کاٹ کاٹ کے نا سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، تاکہ کوئی تو دیکھ لے، ورنہ ویسے تو ان کی ٹائیاں، کوٹ، ان کے لش لش کرتے چہرے، اب سفینہ خان جو ٹی وی پہ آئی ہوئی ہو تو کس نے دیکھنا ہے؟ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کلپ کاٹ کاٹ کے جو ہے نا وہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس لیے ہم جو ہے وہ ٹی وی پہ جاتے ہیں۔ اب پاکستان ایک چراگاہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے جرنیلوں کی اور اشرافیہ کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ پاکستان اشرافیہ اور جرنیلوں کی ایسی چراگاہ بن چکا ہے جس میں عوام بیگار کاٹ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بیگار کیمپ، وہ سارا دن ہل جوتتے ہیں، پانی لگاتے ہیں اور پنیری لگاتے ہیں، اور اشرافیہ کے سوار اس چراگاہ میں پہنچ کر سارا سبزہ چر جاتے ہیں اور گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں بچ جاتی ہیں۔ ان کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔ یہ شوگر ملز کے مالکان کون ہیں؟ یہ ہر سال حکومت سے سبسڈی کیسے لیتے ہیں؟ ہر کابینہ ان کے حق میں قانون سازی کیسے کرتی ہے؟ ہر سال سرپلس پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ پھر وہ پروڈکشن غائب کیسے ہوتی ہے؟ پھر عوام کی جیب سے پیسہ چوری ہو کر کن کن کی جیبوں میں جاتا ہے؟ سیمنٹ کا نرخ کس طرح سے صرف 1-2 روپے کے فرق سے ملتا جلتا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے سوالات غور کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ لاگت تو سب کی ایک سی نہیں ہو سکتی۔ سیمنٹ کی فرق کیوں ہے ناموں سے؟ 20 سال تک ہونڈا، ایٹلس، ٹویوٹا پاکستان اور سوزوکی ایک ہی دن نرخ کیسے بڑھا لیتے ہیں اور ان کا قیمت فروخت میں اضافہ ایک جتنا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچا کبھی؟ یہ پاکستان کی مہران 20 لاکھ 18 لاکھ، یہ 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کی انڈیا میں ملتی ہے، لیتے ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ بن رہا تھا نا، اندر سے باہر کسی نے خبر دی سولر والوں کو کہ ہم سولر مہنگا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بجٹ نہیں آیا، قیمتیں بڑھ گئیں 7,000 سے 9,000 فی سولر پلیٹ۔
وہ کیا کہتے ہیں، ہے تو برا سا لیکن سمپل سی بات کہ جیڑی کتی ہے وہ چورا نال رلی ہوئی ہے۔ وہ سدھو موسے والے کا فکر ہے نا کہ گھر میں چوری ہو جائے نا، چوری بعد کی بات ہے، پہلے جو کتا رکھا ہوا ہے نا اس کو فائر مارو، کتے کو، چوکیدار کو فائر مارو۔ چوری ہوئی کیوں؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، سارے ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سارے ملے ہوئے ہیں جی۔ پاکستان کی تمام لارج اسکیل انڈسٹری چند مخصوص ہاتھوں میں کیوں ہے؟ گن لیں، سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بھیڑا اڑے، پھوپھیاں اڑے، ماسیاں اڑے، آپس میں لڑائے ہوئے ہیں جی۔ کھاد کا کام کون کرتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کھاد، سونا یوریا۔ کھاد کے نرخ کون کنٹرول کرتا ہے؟ 8,000 کا بیگ، 10,000 کا بیگ۔ کسانوں کی جیب سے پیسہ چوری کر کے کن کی جیبوں میں جاتا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو کسی بھی معاملہ فہم انسان سے چھپا ہوا ہو، یہ باتیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ الیکشن کی لاگت 20 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے؟ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو 20 کروڑ، میرے پاس 20,000 نہیں ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے، میرا دل کرتا ہے میں الیکشن لڑوں، اسمبلی میں جاؤں، چیخوں، میرا دل کرتا ہے۔ میں نے درخواست بھی دی تھی، آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، میں نے درخواست بھی دی تھی، انہوں نے میری حالت پیروں سے لے کر سر تک مجھے دیکھا اور شکر ہے مجھے دھکے نہیں مارے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں تو عمران کے نظریے پہ گیا تھا کہ شاید مجھے ٹکٹ مل جائے، نہ میرے پاس پراڈو تھی نہ لینڈ روور تھی، CD70 باہر کھڑا تھا، اپلائی میں نے کیا تھا MNA کے لیے، تو شکر ہے انہوں نے مجھے سوٹے نہیں مارے۔ کوارڈینیٹر وہ کیانی صاحب تھے، پتہ نہیں کون سی کیانی، وزیر صحت، ٹنڈا گنجا سب سے پہلے بھاگا، وہ فیصلے کر رہا تھا ٹکٹوں کے، تو مجھے بھگایا انہوں نے کہ نہ دوڑ جا۔ 20 کروڑ الیکشن پہ تاکہ محمود نیازی نہ آئے، مالو مسلی نہ آئے، اللہ دتا نائی نہ آئے ادھر، یہ تو مقدس ہے، یہاں تو اشرف المخلوقات بیٹھتی ہیں جی۔ یعنی اس کلب میں عوام کا کوئی بندہ شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے 20 کروڑ کیا گیا ہے۔ اسمبلیوں میں اب آپ 1 درجن مڈل کلاس کے بندوں کی مثال دے سکتے ہیں، پھر بھی عمران نے کھمبے پہنچائے، عمران کو پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے، عمران کو اور جماعت اسلامی کو، جماعت اسلامی کے بھی بندے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہیں، ان کے بندے بھی پہنچ جاتے ہیں، سراج الحق صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں، مشتاق صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں، ان کے بندے بھی چترالی صاحب MNA بن جاتے ہیں، یہ اور عمران نے بھی کیا، عمران نے سب سے زیادہ کیا کہ جی وہ جو ہے نا عام بندے پہنچا ہے۔ میرا جو MP ہے، میرا ادھر گاؤں کا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیا ہے، دوسری دفعہ MP بن گیا، وہ کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، میں اور وہ کرکٹ کھیلتے تھے اکٹھی، تو عمران نے یہ کیا۔ بہرحال یہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں ان کا عوام کے مسائل سے کیا لینا دینا ہے؟ احسن اقبال، اسد عمر، خسرو بختیار، نوید قمر، اورنگزیب رمدے یا شوکت ترین کو کبھی زندگی میں ایک بار بھی معاشی تنگی محسوس ہوئی ہوگی؟ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ آپ کے لیے کوئی ریلیف لا سکتا ہے، آپ کی زندگیوں کو آسان بنائے گا، یا آپ کے جہنم میں ایندھن کا اضافہ کرنے کی کوشش ہی ہوگی؟ پچھلے 10 سال میں آپ کسی ایسی قانون سازی کا بتا سکتے ہیں جس کا عوام کو براہ راست کوئی فائدہ ہوا ہو؟ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28 عوام کے لیے کوئی ترمیم؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کو سستا کرنا قانون ساز اسمبلی کے لیے مشکل کام ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ کا۔ ملک کی تینوں بڑی جماعتیں ایسے بلدیاتی نظام کے خلاف کیوں ہیں جس میں مالی اختیارات نیچے چلے جائیں؟ عمران خان نے پھر کوشش کی KPK میں، ولیج کونسل اور یہ وہ، پرویز مشرف نے بھی کی، سیدھی بات ہے، وہ ناظم سسٹم مشرف نے بھی کی، اور عام آدمی سٹیک ہولڈر بن جائے۔ ابھی چند ذہنی غلام
آ کر آپ کو بتائیں گے کہ فلان دور اچھا تھا، فلان دور اچھا تھا، اور جاگیرداروں کی ایک جماعت کو ہی علم ہے کہ معیشت اوپر کیسے جاتی ہے۔ یہ سب رونگ نمبر ہے، جھوٹے ہیں، فراڈ ہے سالے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ مزدور کا جو نمائندہ ہے وہ فیکٹری ہولڈر ہے، مظاہرے کا نمائندہ جاگیردار ہے، یعنی دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے اور بلیاں بیٹھی ہیں۔ اب ستار خان کیا کہتے ہیں؟ بہت زبردست صحافی ہیں، آپ ان کو سنا کریں، ستار خان کو انویسٹیگیٹنگ جو ہے وہ صحافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تین بار آپ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا لیں، اور یہ سے اوپر کچھ ہے تو وہ بنا لیں، کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان ترمیموں سے، ان کاغذوں، میں لکھتا ہوں کہ محمود نیازی آج سے پاکستان کا صدر ہے، میں نے لکھ دیا ہے، کیا ہوگا؟ میں بن گیا فیلڈ مارشل، کیا ہوا؟ بنیاد کیا تھی بننے کی؟ پھر بننے کے بعد کیا ہوا؟ 3 دفعہ اور بنا دیں۔ ستار خان کہہ رہے ہیں نظام گر گیا ہے، نظام گر چکا ہے، لوگ مایوس ہیں، لوگوں کے چہرے سن ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا آذربائیجان، بیلاروس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ پہ مہربانی کریں، 10 دن مجھے کوئی لگوا دیں کسی آزاد ملک میں، 10 دن میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، کسی کھلی جگہ پہ مجھے چھوڑ دیں 10 دن، میں لمبے لمبے سانس لوں گا، پھر 10 دن بعد آپ مجھے وہاں سے نکال دیں۔ میں کہہ رہا ہوں تو آپ 3 دفعہ اور فیلڈ مارشل بنا دیں، کرتے جائیں، آئین میں جو مرضی کرتے اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نظام گر رہا ہے۔ ستار خان کہتے ہیں گر چکا ہے، نظام گر چکا ہے، آپ 3 دفعہ اور فیلڈ مارشل بنا دیں، عاصم منیر کو نون لیگ کا سربراہ بنا دیں، کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا سربراہ بنا دیں، خلیفۃ المسلمین بنا دیں، امیر المومنین بنا دیں، فرشی اسلام لازمی قرار دیں، یا سرکاری خدا ڈکلیئر کر دیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، حالت تو آپ کے سامنے ہے۔ آخری بات کہ امریکہ اور ایران میں صلح کروانے پر پاکستان کو روس سے سستا تیل لینے کی اجازت مل گئی، ایران سے سستا تیل اور گیس پائپ لائن کی اجازت مل گئی، خوش ہوں، مبارک دیں۔ IMF نے سارا قرضہ معاف کر دیا، پاکستانیوں کا امریکی ویزا فری ہو گیا، انٹری فری ہو گئی، اور پھر چٹواری کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہی پیٹرول، وہی بجلی کا بل، وہی گیس کا بل، وہی لوڈ شیڈنگ، وہی کاروبار بند، اور وہی روز کی ذلالت۔ آپ عاصم منیر کو 3 دفعہ وہ جو سوٹا ہے، موٹا سا دیا ہے ہاتھ میں، وہ 3 دفعہ اور دے دیں، وہ جو تارے لگائے ہیں 3 دفعہ اور لگا دیں، گارڈ آف آنر 3 دفعہ اور پیش کر دیں، نظام گر چکا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔